नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डीप एनालिसिस करके बताऊंगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी फेयर वैल्यू भी बताऊंगा और जब आप फेयर वैल्यू देखोगे मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। और दोस्तों काफी ज्यादा लोग इस स्टॉक में इसलिए भी इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग है। तो दोस्तों काफी ज्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि ये मल्टी बैगर बन पाएगा, बट एक डाउट जो उन्हें खाता है वो ये है कि कोविड 19 से पहले ये स्टॉक 40 टू 48 के बीच बीच ट्रेड कर रहा था, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, कभी 40 चला जाता था, कभी 45 और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। और जैसे कोविड 19 आया तो दोस्तों ये स्टॉक जो है वो पिटना शुरू हो गया और काफी ज्यादा पिट गया, अराउंड 29 के आसपास ये स्टॉक चला गया था। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय बना रहता है, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कंपनी की। तो दोस्तों फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जो है वो एक आईटी कंपनी है और इनका जो काम है वो है दोस्तों बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कि अगर कोई इन्फोसिस जैसी कंपनी है, कोई टीसीएस जैसी कंपनी है, तो वो सारा काम नहीं कर सकते जिस ट्रेनिंग का काम होता है या फिर ऐसा काम जो उनके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो वो करती क्या है, दूसरी कंपनी को हायर करती हैं और बोलती हैं आप इन्हें ट्रेन करें और अच्छे से ट्रेनिंग दें। और जब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो उसका फायदा टीसीएस को भी होता है और इन्हें भी होता है। टीसीएस को ये फायदा होता है कि उन्हें अलग से डिपार्टमेंट सेटअप नहीं करना पड़ता ट्रेनिंग का, और इनका ये फायदा होता है कि इन्हें जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बिजनेस है वो आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस का है, टेलीकॉम में है, मीडिया में है, फाइनेंशियल सर्विस में है, बैंकिंग में है और दोस्तों हेल्थ केयर में भी इनका बिजनेस है। और अगर हम बात करें इनका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है तो दोस्तों इंडिया में है, यूएस में है, यूके में है और दोस्तों फिलिपीन में भी इनका बिजनेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी एज अ आईसीआईसीआई इन्फोटेक अपस्ट्रीम लिमिटेड। उसके बाद अराउंड 2006 में इसका जो है वो नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम लग दिया गया फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। और 2007 में आप जानते हो इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो दोस्तों आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद नीचे गिरा और फिर राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें एंट्री ली। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस है इनका, तो ये आपको समझना ज़रूरी था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर बात करें हम इसके मार्केट कैप की तो दोस्तों आप देख सकते हो मात्र 2529 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 36 के आसपास चल रहा है। उसके बाद 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो इसने बनाया था 20.10 का और स्टॉक अभी देख सकते हो ये अपना 52 वीक हाई से कितना ज़्यादा अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आप अगर 52 वीक लो देखोगे तो वहां से ये स्टॉक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिकवर कर चुका है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आप देख सकते हो 39.86 है। स्टॉक पी अगर हम बात करो तो ये ट्रेड कर रहा है 7.45 पे। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है 6.86%, जो काफी ज्यादा शानदार है। इवन एफडी रेट से भी ज्यादा ये आपको दिखाई दे रहा है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करें तो दोस्तों ये है 15.20%। उसके बाद अगर हम बात करें ROE तो दोस्तों ये आप देख सकते हो 14.78% है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये है 10। उसके बाद PB रेशो की हम बात करें तो दोस्तों ये है 0.88 और डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है 0.65। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने रेशोज की, मार्केट कैप की। अभी बात करते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये नहीं देखते तो हमारा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों 2018 की अगर हम बात करें तो सेल्स आप देख सकते हो 3535 करोड़ है और 2019 में ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आप देख सकते हो 3826 करोड़ है। और अगर हम बात करें TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो ये आप देख सकते हो आपको बढ़ती हुई दिख रही है और ये आप देख सकते हैं 4099 करोड़ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको जो है वो दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये अगर मैं बात करूँ 2018 की तो 471 करोड़ था और अभी आप देख सकते हो ये हो गया है 629 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो
327 करोड़ था और अभी आप देख सकते हो ये है 340 करोड़। तो जिस तरह इनकी सेल्स बढ़ रही हैं उसी तरह इनकी दोस्तों नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो सेल्स हैं, नेट प्रॉफिट है, वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप 2019 और टीटीएम की बात करें तो ये आपको कम होता हुआ दिख रहा है, जबकि सेल्स जो है वो बढ़ रही है और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट नेट प्रॉफिट जो है वो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों उसका कारण है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। जो इनकी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और आप जानते हो ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो खर्चे जो हैं वो होते हैं, अपने आप को अपग्रेड भी करना होता है, उस कारण से आपको ये नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है। बट आप दोस्तों इसको देख सकते हो कि ये आने वाले समय में भी ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप पिछले रिजल्ट्स देखोगे तो आपको ये जो है वो अच्छी खासी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी, बट ये इसी साल आपको देखने को मिला है, मतलब कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये कंपनी के लिए ज़रूरी भी रहता है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कैश की, तो कैश भी इनके पास अच्छा खासा है और कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव संकेत आपके लिए है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 53.9% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों 7.46% की होल्डिंग पड़ी हुई है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो दोस्तों 9% की होल्डिंग पड़ी हुई है, और राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें तो 3.25% की होल्डिंग पड़ी हुई है। अदर्स की अगर हम बात करें तो 26.39% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये बढ़ रही है या कम हो रही है, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो लगभग एक जैसी है, बिल्कुल माइनर सा गिरावट है, माइनर ना के बराबर आप बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। उसके बाद अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला जी, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो दोस्तों बढ़ाई है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में हमें ट्रस्ट दिलाता है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों अभी बात हम करते हैं कि आपके लिए क्या क्या रिस्क इस कंपनी में हो सकते हैं अगर आप इसमें निवेश करते हैं। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें रिस्क की, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो हायर डेट टू इक्विटी रेशो के साथ आती है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी इनके पेयर कंपनियों के साथ तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और दोस्तों ये आपको क्लियर होना चाहिए, डेट जो है वो इस तरह की कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि डेट जो है वो इनके मार्केट कैप से आधा है, तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एक और रिस्क की, वो ये बना हुआ है कि जिन कंपनियों की सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं, तो जब कोविड-19 आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो ग्लोबलाइज हो चुका है, तो अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनता है, और जिनका मार्केट जो है वो ग्लोबलाइज होता है तो उन्हें ज़्यादा चिंता रहती है। बट उस हिसाब से अगर लॉस बने हैं तो वही मेन कारण है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो जो आपके लिए रिस्क बना हुआ है, वो ये है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों कम हो रहा है, तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है, ये आपको ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों पहली एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कंपनी तो स्मॉल कैप है, छोटी सी कंपनी है, बट दोस्तों इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही शानदार है। एफडी रेट से आपको जो है वो ज़्यादा डिविडेंड कमा के देती है, तो ये आपके लिए पहला पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे एडवांटेजेस की, तो दोस्तों वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कंपनी में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती, अगर कंपनी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती, आप जानते हो डेट की वजह से या फिर और किसी कारण से इनका जो स्टॉक प्राइस है कंसोलिडेट किया है या पिटा है,
तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या राकेश झुनझुनवाला जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। एक बंदा तो गलत हो सकता है, अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें वो गलत हो सकते हैं और हुए भी हैं, बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। और ये पॉजिटिव संकेत आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट भी आप एज ए एडवांटेज ले सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और कैश फ्लो की भी इनके पास कोई कमी नहीं है। फ्री कैश फ्लो की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों अच्छा खासा कैश फ्लो इनके पास पड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके लिए एक और एडवांटेज क्या है, तो दोस्तों आपके लिए एक और एडवांटेज ये है कि करंट मार्केट प्राइस से भी ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको फेयर वैल्यू जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम इसकी 5% ग्रोथ भी लेके चलें, अगर हम जी यानी कि ग्रोथ अगर हम 5%